अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर आफियत होंगे। मैं हूँ मोहम्मद आतिफ याकूब और आप लोग मुझसे पढ़ रहे हैं क्लास 10th की फ़िज़िक्स। क्लास 10th की फ़िज़िक्स में हमने अपना यूनिट नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स शुरू किया हुआ है और उसमें हम अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं वेव्स वाले टॉपिक्स के अंदर। वेव्स के अंदर हम पानी की वेव्स पढ़ रहे हैं और पिछले लेक्चर में हमने देखा कि पानी की वेव्स पैदा करने के लिए हम एक आला यानी कि रिपल टैंक इस्तेमाल करते हैं। ये रिपल टैंक क्या होता है, किन किन अज्जा पे मुश्तमिल होता है, ये भी हम अपने पिछले लेक्चर में देख चुके। आज वेव की एक बहुत अहम प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शन क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। तो ये सब कुछ सीखने के लिए आइए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। हम सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स वाले चैप्टर में वेव्स की डिस्कशन कर रहे हैं और वेव्स की डिस्कशन के अंदर हम रिपल टैंक को डिस्कस कर रहे थे। हमने देखा कि रिपल टैंक किस तरह से पानी के वेव्स को पैदा करने के लिए और फिर उन वेव्स का मुतालिया करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके अंदर हमने देखा था कि वेव्स 3 किस्म के अवामिल लाजमी तौर पे करेगी। उसमें पहले को हमने नाम दिया था रिफ्लेक्शन का, दूसरे को नाम दिया था रिफ्रैक्शन का और तीसरे को नाम दिया था डायफ्रैक्शन का। रिफ्लेक्शन का अमल क्या होता है, इसकी बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश मैंने आपकी की रोशनी की वेव्स के ज़रिए के साथ। अब आज मैं आपको बताऊंगा कि पानी की वेव्स के अंदर रिफ्लेक्शन का मजहर अगर हमने पढ़ना हो, समझना हो तो वो किस तरह से पढ़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको दोबारा रिफ्लेक्शन का अमल इसको दोबारा से रिवाइज करवाता चलूं। रिफ्लेक्शन का अमल क्या था कि फ़र्ज़ करें मेरे पास यहाँ पे कोई बाउंड्री लगी हुई है और ये बाउंड्री 2 मीडियम के दरमियान जुदाई का सबब बन रही है। इसमें से पहले मीडियम को मैं मीडियम 1 का नाम दे दूंगा और दूसरे मीडियम को मैं मीडियम 2 का नाम दे दूंगा। अब जैसे ही कोई लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होना चाहती है, इस लाइट की रे को मैं नाम दूंगा इंसिडेंट रे का। और रिफ्लेक्शन के अमल में क्या होता है कि जैसे ही लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होने की कोशिश करती है तो इस मीडियम की रुकावट से टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में दोबारा लौट जाती है। और इस रे को हमने क्या नाम दिया था, हमने इस रे को नाम दिया था रिफ्लेक्टेड रे का। और साथ ही साथ हमने रिफ्लेक्शन की एक शर्त भी तो पढ़ी थी। हमने देखा था कि अगर मैं इस बाउंड्री से कोई नॉर्मल गिराऊं, इस लाइन को मैंने नॉर्मल का नाम दिया था और मैंने देखा था कि इस बाउंड्री पे अगर मैं नॉर्मल गिराऊं तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान बनने वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस और साथ ही साथ नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के साथ बनने वाला एंगल जिसे मैंने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का नाम दिया था, मैंने देखा था और समझाया भी था आपको कि रिफ्लेक्शन की शर्त यह है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो। अब अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई हैं तो चलें हम रिफ्लेक्शन की तारीफ भी लिख लेते हैं। तो रिफ्लेक्शन की तारीफ इस तरह से लिखेंगे कि जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो दूसरे मीडियम की बाउंड्री से टकराने के बाद वो पहले मीडियम में वापस लौट जाती है। और हमने साथ ही साथ रिफ्लेक्शन की कंडीशन भी लिखनी है कि इसके अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो सारी बहस हो गई रिफ्लेक्शन के बारे में। अब चूंकि हम रिपल टैंक पढ़ रहे हैं और रिपल टैंक का ख़ास मकसद ये है कि वो पानी की वेव्स को पैदा करवाता है और उन्हीं पानी की वेव्स का मुतालिया करने के लिए हम रिपल टैंक का इस्तेमाल करते हैं। अब हमने
अपनी पिछली क्लास में देखा था कि जैसे ही रिपल टैंक के अंदर मैं पानी की वेव्स पैदा कराऊंगा तो पानी की वेव्स कुछ इस तरह से तारीक और रोशन लकीरों की सूरत में आगे बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। अब अगर मैं चाहता हूं कि इन लकीरों के दरमियान जो कि पानी की वेव्स हैं उनके दरमियान उस पे रिफ्लेक्शन करवाना चाहता हूं तो मुझे यहाँ पे कोई एक रुकावट रखनी पड़ेगी। ये नहीं जी, ये कोई रुकावट आ गई। जैसे ही ये वेव्स इस रुकावट के साथ टकराएंगी तो इस रुकावट से टकराने के बाद वो क्या कर जाएंगी, वो दोबारा से पहले मीडियम के अंदर लौट आएंगी और लौटेंगी कुछ इस तरह से कि उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से किस तरह से बराबर होगा ये मैं अभी आपको बता देता हूं। आप देख सकते हैं कि किस डायरेक्शन में, किस समत में वेव्स आगे की जानिब बढ़ रही हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस सरफेस का, इस सतह का नॉर्मल भी तो गिराना पड़ेगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताने के लिए आपके पास पहले नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस भी नॉर्मल के साथ बनता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी नॉर्मल के साथ बनता है। तो इसका नॉर्मल कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब हम जानते हैं कि जो वेव्स की डायरेक्शन है वो वेव्स की डायरेक्शन इस समत में जा रही हैं। अब वेव इंसिडेंट हो रही है इस तरह से, नॉर्मल है बिल्कुल इस तरह से, तो इनके दरमियान जो बनने वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो इस तरह से लिखा जाएगा। और चूंकि वेव्स टकराने के बाद बिल्कुल नीचे की जानिब आ रही हैं और नीचे आते हुए ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही हैं ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। और आप यहां से देख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है और ये रिफ्लेक्शन का मजहर रिफ्लेक्शन की तारीफ से भी बिल्कुल मुतरादिफ है, बिल्कुल उससे मिलता जुलता है। तो तारीफ में हमने पढ़ा था कि जब वेव्स एक मीडियम से दूसरा मीडियम, इसका ये है, दूसरे मीडियम में आती हैं तो मीडियम की बाउंड्री से टकराने के बाद वो इस पहले मीडियम में दोबारा वापस आ जाती हैं, जबकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं वेव्स की रिफ्लेक्शन को, और रिपल टैंक की मदद से वेव्स की रिफ्लेक्शन को आप पढ़ भी सकते हैं और उसको देख भी सकते हैं और उसका मुतालिया भी कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले उस मजहर की जानिब जो कि वेव्स शो करती हैं, और उसको मैंने नाम दिया था रिफ्रैक्शन का। अब इन दोनों के नाम आपस में मिलते जुलते हैं, तो आपने इनसे धोखा नहीं खाना, बल्कि इसको बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, एक में लाम आ रहा है और एक में रे आ रहा है। और रिफ्लेक्शन का मतलब था वापस मुड़ जाना, रिफ्रैक्शन का मतलब आपको जहन में आसानी से याद रहे, आपको बड़ी आसानी के साथ समझाई देता हूं। रिफ्रैक्शन का मतलब है सिराते मुस्तकीम से भटक जाना, सीधे रास्ते से भटक जाना। सीधे रास्ते से भटक जाना, ये क्या बात हुई? तो ये अभी समझ लें। फर्ज करें कि उसी तरह से एक बाउंड्री पड़ी हुई है जो कि पहले और दूसरे मीडियम के दरमियान कोई रुकावट पैदा कर रही है। अब यहां से कोई रे लाइट की आएगी, जिसको मैंने इंसिडेंट रे का नाम दिया था। अब असूलन तो क्या होना चाहिए था, इस रे को बिल्कुल सीधा गुजरना चाहिए था, और साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल भी बना दूं ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएं। अब असूलन क्या होना चाहिए था कि इस रे को बिल्कुल सीधा गुजरना चाहिए था, लेकिन जैसे ही वो दूसरे मीडियम में दाखिल हुई उसने अपना रास्ता तब्दील कर लिया, और अपना रास्ता कुछ इस तरह से तब्दील किया कि नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और नॉर्मल के साथ बनने वाला इंसिडेंट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बन जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह रिफ्लेक्शन के अंदर हमने ये देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, क्या यहाँ पे भी ये शर्त पाई जाएगी? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। ये क्वेश्चन मार्क मैंने इसलिए लिखा ताकि इस सवाल का जवाब आप खुद सोचें, और इस सवाल का जवाब दूंगा मैं आइंदा आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो रिफ्रैक्शन का अमल भी आपने सीख लिया
कि जब रोशनी की रे, अभी मैं आपको रोशनी की रे समझा रहा हूं क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि इन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन के अवामिल को समझने के लिए अगर रोशनी की रे से आपको समझ आ जाती है तो बड़ी आसानी के साथ आप पानी की वेव्स के साथ भी इन मज़ाहिर को समझ सकते हैं। रिफ्रैक्शन क्या है कि अगर कोई वेव आ रही है तो जैसे ही वो दूसरे मीडियम में दाखिल होगी तो अपने असल रास्ते से हट जाएगी। इस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन का फिनोमिना। अब चलते हैं कुछ एमसीक्यूज की तरफ और आइंदा आने वाले जो मौज़ूआत हैं मैं अगले लेक्चर्स में बताऊंगा। अब मैंने कहा है कि यहाँ पे मीडियम पहले से दाखिल होगी और दूसरे के अंदर दाखिल होगी। तो अब पानी की वेव्स, मैं यहाँ पे कोई टब पानी का बना दूं और इसके अंदर मैं कोई पानी की वेव्स पैदा की हुई हैं, तो मैं किस तरह से ये बात तय करूंगा कि पानी की वेव्स, पानी के अंदर पहला मटेरियल कौन सा है और दूसरा मटेरियल कौन सा है। तो यहाँ पे मैं बड़ी चालाकी के साथ एक छोटा सा काम करूंगा। वो छोटा सा काम क्या होगा कि मैं इसी पानी के टब के अंदर यहाँ पे उसके नीचे कोई दूसरा मटेरियल रख दूंगा। अब दूसरा मटेरियल रखने से क्या होगा कि पानी की गहराई पहले से तब्दील हो गई, या आसान लफ्ज़ों में हम ये कहेंगे कि पानी की डेंसिटी बढ़ गई। डेंसिटी किस तरह से बढ़ी? आप जानते हैं कि डेंसिटी का फार्मूला होता है मैस और बटा वॉल्यूम। अब पानी के अंदर अगर मैं इस टब का देखूं जहां पे सिर्फ और सिर्फ पानी मौजूद था तो इधर सिर्फ पानी का मैस होगा, और अगर मैं उसी वॉल्यूम के अंदर अगर मैं कोई और मटेरियल रख दूं, वो मटेरियल प्लास्टिक का भी हो सकता है, वो मटेरियल शीशे का भी हो सकता है, तो अगर मैं इस जगह पे रख दूं तो अब जो पानी की वेव्स पैदा हो रही हैं उसी वॉल्यूम के अंदर पैदा हो रही हैं। वॉल्यूम तो सेम है लेकिन अब मैस बढ़ गया। मैस के बढ़ने से उसकी डेंसिटी भी बढ़ गई। डेंसिटी के बढ़ने से दो चीज़ें सामने आती हैं। नंबर एक कि उस वेव की वेवलेंथ तब्दील हो जाती है और साथ ही साथ वेव की वेलोसिटी भी तब्दील हो जाती है। हम जानते हैं कि एक हमने फार्मूला पढ़ा है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब अगर ये लैम्डा यानी कि वेवलेंथ तब्दील हो रही है तो साथ ही साथ ये वेलोसिटी भी तब्दील होगी। अब वेलोसिटी तब्दील हो गई, वेवलेंथ तब्दील हो गई, लेकिन फ्रीक्वेंसी अभी भी सेम है। क्यों फ्रीक्वेंसी सेम क्यों रही? मैंने एक रिलेशन आपको ये भी तो बताया था कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली रिलेटेड टू दी वेवलेंथ, कि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब यहां पे मैं कह रहा हूं कि वेवलेंथ अगर मैं तब्दील करूंगा तो फ्रीक्वेंसी भी तब्दील होगी, और यहां पे मैं कह रहा हूं कि अगर वेवलेंथ तब्दील करूंगा वेव की वेलोसिटी तब्दील होगी लेकिन वेव की फ्रीक्वेंसी तब्दील नहीं होगी। क्यों? तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर के अंदर मैंने एक शर्त, एक बड़ी अहम शर्त लिखी थी, और वहां पे मैंने कहा था कि पानी की वेव्स की फ्रीक्वेंसी मोटर की फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, और चूंकि मोटर की फ्रीक्वेंसी एक जितनी ही है पूरे अमल के दौरान, वो तब्दील नहीं हो रही, तो इसका मतलब है जो पानी की वेव्स हैं उसकी फ्रीक्वेंसी भी तब्दील नहीं हो रही, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी एक जितनी रहेगी। अब अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि फ्रीक्वेंसी कब तब्दील होगी और फ्रीक्वेंसी कब तब्दील नहीं होगी, तो आप ये जवाब देंगे कि अगर हमारे पास दो अलग अलग मीडियम हों, कि फॉर एग्जांपल एक हवा हो दूसरा पानी हो, तो उसके लिए आप कहेंगे कि अब वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो तब्दील हो जाएगी। लेकिन अगर मीडियम ही एक हो, दोनों में पानी है, एक ऐसा पानी है जिसकी डेंसिटी कम है और एक ऐसा पानी है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? उसके लिए आप कहेंगे कि वेव की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल एक जितनी रहेगी। उम्मीद करता हूं कि आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने दिए वो समझ में आए होंगे। इस सारी बहस को जारी रखेंगे अपने अगले लेक्चर में, और हम साथ ही साथ देखते जाएंगे कि रिफ्रैक्शन पानी की वेव्स के अंदर किस तरह से पैदा होती है। जी तो स्टूडेंट्स, आप सीख चुके हैं कि किस तरह से रिपल टैंक में पैदा होने वाली
पानी की वेव्स की रिफ्लेक्शन आप समझ सकते हैं और उसका मुतालिया कर सकते हैं। अपने आने वाले लेक्चर में इंशाअल्लाह हम रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन के फिनोमिना को देखेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।